पहली मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच। इस मुलाकात को लेकर इंतजार कह सकते हैं देश को रहा होगा, अरसे से रहा होगा, कई सवाल जवाब। लेकिन इन सब के बीच हम लगातार चर्चा भी करेंगे इसके क्या मायने निकाले जाएं। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता जी और जनसत्ता के संपादक ओम थानवी जी भी हमारे साथ हैं। लेकिन हम आज शुरुआत करेंगे दरअसल जो नया मंत्रिमंडल शपथ लेने वाला है रामलीला मैदान में। सिर्फ अरविंद केजरीवाल शपथ नहीं लेंगे बल्कि उनके साथ 7 मंत्रियों की टीम भी रहेगी और वो चेहरे आपके स्क्रीन पर सामने हैं। इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, उप मुख्यमंत्री के पद पर उन्हें लाया जा सकता है। इसके अलावा सत्येंद्र जैन, कपिल मिश्रा, संदीप कुमार, जितेंद्र सिंह तोमर और अजीम अहमद खान साहब, ये सभी मंत्रिमंडल में शरीक होंगे और रामलीला मैदान में ये शपथ ग्रहण में शरीक होंगे। शपथ ग्रहण के लिए निमंत्रण प्रधानमंत्री को भी दिया जाएगा, जो जानकारी मिल रही है। अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आए और जो उन्होंने निमंत्रण की सूची रखी है उसमें प्रधानमंत्री, तमाम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दिल्ली के 7 सांसद जो मौजूदा वक्त में हैं। इसके अलावा उन्होंने जो मुख्यमंत्री की रेस में थे उसमें एक किरण बेदी और एक अजय माकन, इनको भी निमंत्रण भेजा है। इसके अलावा अन्ना हजारे को एक निमंत्रण, यानी यही वो वीआईपी टीम है जिन्हें निमंत्रण दिया जाएगा। बाकी पूरा रामलीला मैदान जनता के लिए खुलेगा। लेकिन आइए एक नजर डाल लेते हैं कि कौन कौन मंत्री, इनकी पहचान क्या है राजनीतिक तौर पर, कहां से जीते हैं, किस रूप में जीते हैं। अरविंद केजरीवाल से हर कोई वाकिफ है, लेकिन इनके डिप्टी, सही मायने में डिप्टी, मनीष सिसोदिया, शुरुआती से जिस समय एनजीओ के जरिए संघर्ष, उस समय से पिछली सरकार में शिक्षा, शहरी विकास मंत्री भी थे ये साथ में। इसके अलावा पटपड़गंज से लगातार दूसरी बार ये विधायक बने हैं। अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी राजनीतिक तौर पर और संघर्ष के दौर में भी ये माने जाते हैं। टीवी पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता ये रह चुके हैं, यानी एक पत्रकार अब डिप्टी सीएम भी हो रहा है। स्थापना के समय आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थे। दूसरा नाम है सत्येंद्र जैन, ये शकूर बस्ती से लगातार दूसरी बार, पिछली बार भी जीते थे, इस बार भी विधायक बने हैं और बीजेपी के SC वत्स को इन्होंने 3133 वोट से हराया है सत्येंद्र जैन ने। और पिछली केजरीवाल सरकार में ये स्वास्थ्य और उद्योग मंत्री थे, यानी इनकी कुर्सी बरकरार रहेगी। और आर्किटेक्चर हैं, कंसल्टेंट हैं, CPWD की नौकरी इन्होंने छोड़ी तो कहीं एक शहर किस रूप में दिल्ली को देखना है उनके जहन में। असीम अहमद खान, ये नया नाम, मटिया महल से विधायक जीत कर आए हैं। कांग्रेस के शोएब इकबाल को इन्होंने 26,096 वोटों से हराया। शोएब इकबाल जो कि लगातार उस जगह पे जीतते रहे मटिया महल में, वहां पर जीते हैं, तो उनका मंत्रिमंडल में शामिल होना जरूरी है। और जो रिपोर्ट्स आई है, पहली बार 77% मुसलमान केजरीवाल के पीछे खड़ा है, तो नुमाइंदगी होगी। जितेंद्र सिंह तोमर त्रिनगर से विधायक, यह भी बीजेपी के नंद किशोर गर्ग को 22,311 वोटों से हरा कर पहुंचे हैं। कपिल मिश्रा करावल नगर से विधायक हैं, तमाम जगहों पे प्रवक्ता के तौर पे चेहरा ये नजर आता था। 44,431 वोटों से इन्होंने मोहन सिंह बिष्ट, बीजेपी के कैंडिडेट को हराया। कॉमनवेल्थ के खिलाफ आंदोलन किया, किताब भी लिखी, तो ये कपिल मिश्रा भी शामिल हो सकते हैं। यूथ फॉर जस्टिस नाम की संस्था के सह संस्थापक रह चुके हैं। संदीप कुमार सुल्तानपुर माजरा से विधायक, एक दलित चेहरा, जो एक समाज के हर तबके को नुमाइंदगी देने की बात हो रही है, उसमें यह चेहरा है। बीजेपी के प्रभु दयाल को इन्होंने 64,438 वोट से हराया। तो ये वो चेहरे हैं। इसके अलावा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, ये कौन होंगे, क्योंकि इसमें आप महिला नहीं देख पा रहे होंगे। पिछली बार राखी बिड़ला थी, लेकिन इस बार कोई महिला नहीं है। आइए जरा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पर नजर डालते हैं, वो कौन से चेहरे होंगे और उसके जरिए क्या वाकई, क्योंकि एक स्पीकर जो बनाया गया था वो इस बार बीजेपी में चला गया शख्स। रामनिवास गोयल शालीमार बाग से विधायक चुने गए हैं, इन्हें स्पीकर बनाया जा सकता है। ये और वंदना कुमारी डिप्टी स्पीकर बनेंगी। फोटो लग गया है रामनिवास गोयल का और वंदना कुमारी ऊपर डिप्टी स्पीकर बनेंगी, ये चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दरअसल एक महिला की शामिल होने की बात है, उन्हें डिप्टी स्पीकर के तौर पर वंदना कुमारी को लाया जा रहा है, रामनिवास गोयल स्पीकर के तौर पे ला रहे हैं। और इन दोनों ने जन लोकपाल जिस समय आंदोलन चल रहा था, दोनों की भूमिका उस समय मंच पर और तमाम लोग जो जमा होते थे, चाहे वो जंतर मंतर हो या फिर रामलीला मैदान, वहां पर ये दोनों नजर आते थे। ये बीजेपी, रामनिवास गोयल शिफ्ट हुए 1993 से 98 तक बीजेपी के विधायक भी रह चुके हैं। वंदना कुमारी की तस्वीर हम लोग नहीं देख पाए, बहरहाल उसको लेके आते हैं। अन्ना आंदोलन के से केजरीवाल के साथ रहे। आंदोलन के समय अन्ना रसोई का जिम्मा इनके हिस्से में था। जिस समय आप रामलीला मैदान में आते थे तो वहां रसोई की व्यवस्था जो की गई थी उसका जिम्मा इन्हें सौंपा गया था कि जो भी यहां पर आ रहा है वह कम से कम भोजन करके जाए। हालांकि उस पीरियड में बहुत सारे लोग थे जुड़े हुए।
तो बात यहीं पर खत्म की जाइए ना कि दरअसल जो निमंत्रण दिया जाने वाला है उसमें कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री से अरविंद केजरीवाल की मुलाकात होगी, लेकिन जो खबर आई है पहले पहले वो नहीं जाएंगे और प्रधानमंत्री के इस बीच में बारामती जाना है। ओम थानवी जी, प्रतिक्रिया इस पर? पूर्व निर्धारित कार्यक्रम जानकारी आ रही है, बारामती जाना था और वो शरीक नहीं हो गए। ये तो स्वाभाविक है और मेरे ख्याल में ये शिष्टाचार का निमंत्रण भी होता है। जिस तरह से दोनों दलों के बीच में दुराव रहा है, प्रधानमंत्री जी की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने नतीजे आने से पहले फ़ोन किया और केजरीवाल जी जो हैं उन्होंने भी जिस तरह से उनको रेस्पॉन्ड किया और अब निमंत्रण लेके जा रहे हैं, लेकिन वो आएंगे प्रधानमंत्री इसका संशय पहले से था, क्योंकि दोनों के बीच में देखिए तनाव अभी ये गलते गलते गलेंगे और कोई कह नहीं सकता गल भी पाएंगे कि नहीं गल पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मनमुटाव और जो तलखी है वो चुनाव में आ चुकी थी। पर ऐसा आमतौर पे होता भी नहीं है, विपक्ष के लोग जब शपथ लेते हैं, लेकिन निमंत्रण जो है वो दिए जाते हैं। पर अच्छी बात यह है कि की सूची बड़ी सीमित रखी गई है, सीमित रखी है और ये चूंकि प्रधानमंत्री जी से मिलने जा रहे हैं तो उनको जो है वो निमंत्रण दिया। देखिए कई चीज़ें केजरीवाल जानबूझ के कर रहे हैं, वो अपनी पत्नी को साथ लेकर के आते हैं, अपने पिता को साथ लेकर के आते हैं, वो संदेश अलग किस्म का देते हैं। इसी तरीके से जो विपक्ष के नेता की बात है, भाजपा ने कांग्रेस के साथ क्या सलूक किया था आपको मालूम होगा और उनको बड़े लाले पड़ गए थे, दस्तखत करवाने लगे थे कांग्रेस वाले लोकसभा में, लेकिन इन्होंने कहा कि अगर 2 आदमी भी भाजपा के आते तो हम तो उनको विपक्ष का दर्जा देते। ये संदेश वो देते हैं। तो उन्होंने मोदी जी को आमंत्रित करके, मोदी जी ने तो उनको 26 जनवरी के दिन भी जो है काफ़ी नीचा दिखाया। तो हर तरह से मेरे ख्याल में केजरीवाल एक नए किस्म का जो है वो संदेश देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री आते इसका संदेश पहले ही था और चूंकि कार्यक्रम पहले से तय है तो अब उनके ऊपर कोई हम पहले रीमा क्या जानकारी है, पहुंच गए हैं क्या अरविंद केजरीवाल? जी अभी नहीं पहुंचे हैं, कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। लगभग 10:25 तक केजरीवाल यहां पर पहुंच जाएंगे और हम थोड़ी सी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, बाहर थोड़े और सिपाही खड़े कर दिए गए हैं और यहाँ पर एक लाइन बना दी है ताकि मीडिया क्रॉस करके उस तरफ ना जा पाए, रोकने के लिए। मनीष सिसोदिया इस बैठक को खत्म जब हो जाएगी उसके बाद यहीं पर मीडिया से आकर बातचीत करेंगे कि आखिर क्या बात हुई, प्रधानमंत्री के साथ किस तरह की मुलाकात रही, इस सब के बारे में वो जानकारी जरूर देंगे यहाँ आकर। लेकिन किसी भी मीडिया कर्मी को क्रॉस करके उधर जाने की इस वक्त मनाही है, ऐसा हमें बताया गया है। लेकिन जाहिर तौर पर मुलाकात ये एक बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक होने वाली है, क्योंकि जिन्हें नक्सली और उपद्रवी इस पूरे कैंपेन के दौरान बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी ने कहा था, आज उसी से मुलाकात है। गर्मजोशी रहेगी, किस तरह की मुलाकात रहेगी, क्या संदेश रहेगा प्रधानमंत्री की तरफ से, जाहिर है वो एक जरूरी बात है। और ऐसा लग रहा है काफिला आ गया है। देखिए हम दिखाएंगे कि ये जो गाड़ियां गई हैं यही है अरविंद केजरीवाल की गाड़ियां, जो आगे से अभी यू टर्न करके प्रधानमंत्री निवास पर जाएंगी और बस 2 मिनट के अंदर अब अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री निवास पहुंच जाएंगे। बहुत सारे मौके इस देख के याद आ रहे हैं 7 RCR को रीमा, क्योंकि जन लोकपाल को लेकर आंदोलन था तब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और 7 RCR को घेरने का ऐलान रामलीला मैदान से हो गया, हंगामा मच गया था। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कभी नहीं हुई अरविंद केजरीवाल की, यहां तक कि बनारस में चुनाव प्रचार के दौरान नजरें नहीं मिली, आमने सामने दोनों नहीं आए। तो इस मुलाकात को लेकर हर किसी की नजर है। लेकिन आप जरा उस दृश्य को पीछे दिखलाइए जो 7 RCR में गाड़ियों का काफिला अब जा भी रहा है और किस तरीके से कवरेज हो रही है वहां पर, यह भी जरा बताइए और दिखाइए। बिल्कुल, देखिए गाड़ियां अब आगे पहुंच चुकी हैं और वो गाड़ी भी हम आपको दिखाएंगे। अभी उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा जब अरविंद केजरीवाल का एक काफिला प्रधानमंत्री निवास पे पहुंचेगा, लेकिन कवरेज जो हो रही है वो हम जरूर दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। किस तरह पूरी एक जमात यहाँ पर खड़ी हो गई है, बहुत सारे कैमरे हैं, लाइन शुरू होती है बहुत दूर से और यहाँ तक शुरू हो रही है। एक चैनल से लगता है 5 पत्रकार यहाँ पर मौजूद हैं और जाहिर है कि मुलाकात क्योंकि बहुत ज्यादा अहम भी है, तस्वीरों में भी ये दिख रहा है कि कितनी अहम है। आज सुबह से ही सबकी निगाहें इस पर थी और तलखी जो है वो हमने प्रसून जी कल भी देखा जब वेंकैया नायडू से मिले अरविंद केजरीवाल, तो बाहर निकलकर जब वेंकैया नायडू से पूछा गया कि क्या सरकार को समर्थन देगी केंद्र सरकार, तो उनका कहना था कि हमारा कॉपरेशन आम आदमी पार्टी के ऑपरेशन पर निर्भर करता है। तो अभी पूरी तरह संबंध ठीक होने में अगर होते हैं तो समय लगेगा, लेकिन जाहिर है कि आज की जो ये मुलाकात होगी प्रधानमंत्री की खुद की तरफ से, ये चाय पर जो न्योता है वो दिया गया है प्रधानमंत्री की खुद
उनकी पहल रही कि उन्होंने फोन करके ये अरविंद केजरीवाल को विश किया था, जीत की बधाई दी थी। तो जाहिर है दोनों की तरफ से बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ज्यादा मायने रखेगी कि क्या होगी। कल जब प्रणब मुखर्जी से मिले थे तो प्रणब मुखर्जी ने गले लगाया था अरविंद केजरीवाल को, और वो देखिए गाड़ियां पीछे से जा रही है, वही गाड़ी है जिसमें इनोवा गाड़ी जिसमें अरविंद केजरीवाल बैठे हुए हैं, और ऐसा लग रहा है कि उनके पीछे मनीष सिसोदिया भी गाड़ी में मौजूद है, जो कि अब भावी डिप्टी सीएम बनने वाले हैं दिल्ली के। ये वो गाड़ी है जो अब प्रधानमंत्री निवास के अंदर जा रही है। बहुत ज्यादा इंतजार था। कल आम आदमी पार्टी के भी जब नेताओं से हम लगातार बात कर रहे थे तो वो भी चुटकी ले रहे थे कि देखिए जिन लोगों के बारे में इतना कुछ कहा गया, वही अब ऐसा मौका आएगा, ऐसा उनको भी अंदाजा नहीं था कि संबंध इतनी जल्दी ठीक होने की कगार पे आ जाएंगे। तो जाहिर है बहुत ज्यादा मायने रखती है ये मुलाकात बीजेपी के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जिन्होंने वोट दिया था आम आदमी पार्टी को। वो ये हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। अच्छा, स्क्रीन से गायब हो गया, लेकिन स्क्रीन पे दिखाई दे रहे थे अरविंद केजरीवाल अंदर जा रहे हैं और उनके साथ मनीष सिसोदिया भी हैं, तो मिलने पहुंच चुके हैं 7RCR में। तो संयोग से दृश्य उसी समय कट गया बहरहाल, लेकिन वो अंदर गए हैं और मुलाकात अब शुरू होगी। चाय पर बातचीत होनी है। प्रधानमंत्री ने जब बधाई दी थी तो अरविंद केजरीवाल ने कहा था हम आपसे मिलने आना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा था ठीक है आइए, चाय पर बुलाएंगे। और तब वक्त जब था, प्रधानमंत्री ने कहा था जब आपको लगे कि हम आ सकते हैं आप वक्त बताइएगा, और वक्त फिर आज का ये निर्धारित हुआ 10:30 बजे का। वक्त से काफ़ी पहले पहुंच गए हैं, 10:11 हुए हैं अभी, लेकिन मुलाकात को लेकर और कितनी लंबी बात होती है, बाहर निकल के क्या कहा जाता है, क्योंकि निमंत्रण दिया जाएगा शपथ ग्रहण को लेकर, लेकिन प्रधानमंत्री अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मद्देनजर नहीं पहुंच पाएंगे शपथ ग्रहण में, उन्हें बारामती जाना है। तो ये जो काफिला जिस समय चला और वहां पहुंच रहा था, उस समय कई आप दृश्य देख रहे थे जिस समय रवानगी हुई थी। आलोक मेहता जी, क्या ये माना जाए कि ये बातचीत महज एक सिर्फ इस बात की खुशबू भर होगी कि जो खटास नज़र आ रही थी, जो दूरियां नज़र आ रही थी दिल्ली चुनाव के बाद, अब कम से कम एक सामंजस्य नज़र आएगा, क्या ये नज़र आएगा? निश्चित रूप से मुझे लगता है प्रसून जी कि जब कोई पद पर पहुंचते हैं, और यदि परंपरा आप देखें, वो चाहे अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों या उसके पहले की सरकारों में भी, जब प्रतिपक्ष का नेता भी यदि फिर से कोई प्रधानमंत्री बन जाए या मुख्यमंत्री बन जाए तो उसके साथ एक संवाद आवश्यक भी होता है। तो मुझे लगता है कि दोनों, मैंने अब तो केजरीवाल जी भी काफ़ी समझदार हो चुके हैं, ऐसे सब लोग मानने लगे हैं, तो उस दृष्टि से पहले दिन तो कोई टकराव की स्थिति वैसे भी नहीं, ठीक है, विनम्रता के साथ जैसा आपने कहा उनको बुलाया गया। मतलब यदि उस परंपरा को देखें, जेपी मूवमेंट को, तो जेपी चाहे जेल में रहे हो लेकिन हिंदू को बेटी ही कहते थे वो, मतलब हिंदू बेटी इंदिरा गांधी को। तो इसलिए भारत की परंपरा, और ये तो कल्चर वाले लोग हैं, यदि कहा जाए कि हिंदू संस्कृति में भी महाभारत में रात को साथ में बैठ के खाना खाएंगे और सुबह एक दूसरे की हत्या, मतलब जैसे कराची के तीर चलाएंगे, तो मुझे लगता है कि अभी सुबह होने दीजिए, अगले सप्ताह फिर तीर चलना शुरू होंगे। इस सप्ताह तो खाली भोजन और मिठाई और लड्डू और चाय का मौका है, तो उसके बाद जब चूंकि अपनी मांगे, अपनी चीज़ें, चूंकि बजट आने वाला है, दिल्ली को कितना हिस्सा मिलेगा, थोड़ा सा उसका संकेत जरूर इस बातचीत पे मुझे लगता है कि जरूर पुणे राज्य का दर्जा कल भी केजरीवाल जी कह चुके हैं, तो मुझे लगता है वो सामने रखेंगे। और चूंकि बीजेपी उस तरह की बात पहले कह चुकी है, इसलिए ये नहीं कह सकते कि साहब ये बड़ा ही एक नई बात सामने रख रहे हैं। ये केजरीवाल जी को बहुत बड़ी सुविधा है कि जो बीजेपी मांग करती रही, यदि वो मांग करते हैं तो थोड़ा सा बीजेपी को कहीं ना कहीं और उनके प्रधानमंत्री को भी सोचने का मौका मिलेगा। आशीष जी, बीजेपी क्या सोच रही है? हेलो। हाँ आशीष जी, बीजेपी किस नजरिए से इस मुलाकात को देख रही है? देखिए, ये इस लोकतंत्र की खूबी है, ये इस लोकतंत्र की जीवंतता है। चुनाव में दोनों दलों ने अपने अपने बाण चलाए, अपने अपने वाक्यों का इस्तेमाल किया, अपनी सब चीज़ें की। चुनाव के बाद फेडरल सिस्टम में दोनों राज्यों को और केंद्र को मिलकर काम करना है। प्रधानमंत्री ने चुनाव अभियान के बीच में ही जब नीति आयोग की पहली बैठक की थी तो राज्यों के साथ टीम इंडिया की कल्पना उन्होंने रखी थी। तो मैं तो ये मानता हूं कि ये भारत के लोकतंत्र की खूबी है। हम अपनी अपनी विचारधाराओं के साथ चुनाव के मैदान में उतरते हैं, जनता अपना मैंडेट देती है और फिर हम सबको मिलकर सरकार चलानी होती है जनता की सेवा करने के लिए। जी, तो क्या बीजेपी इस पक्ष में है कि पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाना चाहिए? देखिए, बीजेपी की ये अपने मैनिफेस्टो में मांग रही है, परंतु हमने पिछले 10 सालों में देखा है उसमें अपनी तरह की जटिलताएं हैं। उन जटिलताओं को दूर करना चाहिए। दिल्ली से मल्टीप्लिसिटी ऑफ गवर्नेंस को खत्म कर दिल्ली की जनता को अच्छी गवर्नेंस मिलनी चाहिए। इसकी बीजेपी हमेशा हिमायती रही है। हमारा विजन डॉक्यूमेंट इसका हिमायती रहा है। परंतु हमने ये भी देखा है
10 साल पिछले, उससे पहले भी सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट्स ने अपने रेजोल्यूशंस भेजे हैं। विश्व भर में भी राजधानी होने के नाते दिल्ली के साथ जो जटिलताएं हैं उनको निवारण जरूर करना पड़ेगा। इसके लिए चर्चा होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए, इसका हल निकलना चाहिए।